नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी में पहले चरण के चुनाव के बाद अब दूसरे चरण का रण तैयार है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को यानी कि सोमवार को मतदान है और दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। हम देख भी रहे हैं कि सभी दल जो हैं वो पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज जहां पीएम मोदी सपा के गढ़ कन्नौज के तिरवा में रहे, जबकि सीएम योगी अमरोहा के हसनपुर और वहीं अखिलेश इस्लामनगर और बदायूं में। तो देखिए, चुनाव प्रचार जमकर किया जा रहा है, लेकिन कौन सी पार्टी अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने में कामयाब होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अब अगर मुकाबले की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ताधारी पार्टी के लिए पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में ज्यादा चुनौतियां हैं, क्योंकि दूसरे चरण में मतदाता वाली 55 सीटों में से ज्यादातर में मुस्लिम आबादी की बहुलता है। 80 बनाम 20 करने की कोशिश की गई, ध्रुवीकरण भी किया गया, लेकिन ये पैतरा काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि हम ग्राउंड से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता चुनाव प्रचार के आधार पर वोट करने वाली है या सत्ता पक्ष की तरफ से किए गए कामों के आधार पर। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे ग्राउंड से राजनीतिक संपादक अमरोहा से संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर हमारे साथ जुड़ेंगे, हालांकि अभी जुड़े नहीं हैं, और वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। संजीव जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। अमरोहा में इस वक्त आप मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार जो है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है और पूरी ताकत के साथ किया जा रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कोशिश 80 बनाम 20 ध्रुवीकरण की भी की जा रही है, लेकिन ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं, इसका कितना असर हो रहा है? बिल्कुल प्रीति, देखिए 2022 के विधानसभा चुनावों की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और आज दूसरे चरण के प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा आज 6 बजे। बिल्कुल 55 सीटों की बात करूं तो ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी, लेकिन अब की बार माहौल कुछ बदला नजर आ रहा है। जहां रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है पूरी तरीके से जमीन पर मजबूत दिखाई देता है। जाटों की बात करें, गुर्जर समाज की बात करें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दोनों मार्शल जातियां हैं, जो माहौल बनाने का काम किया था 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो दोनों नाराज सी नजर आती हैं। राष्ट्रीय लोकदल के साथ जहां जाट प्रभावी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है, वहीं गुर्जर समुदाय के तमाम लोगों को गठबंधन ने टिकट देकर लामबंद करने की कोशिश की है। अब इस 55 सीटों में मुरादाबाद मंडल की बात करूं प्रीति, तो 6 लोकसभा सीटें आती हैं। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा जहां मैं खड़ा हूं, इसके अलावा बिजनौर और नगीना, 6 की 6 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। आप माहौल इसी से आंक सकते हैं कि किस तरीके का माहौल अब 2022 के विधानसभा चुनावों में जब परसों वोट डाली जाएंगे किस तरीके का रहेगा। हमारे साथ तमाम लोग भी हैं। क्या लगता है आपको अमरोहा विधानसभा का क्या परिणाम आने वाला है? अमरोहा विधानसभा का परिणाम GJM, ये GJM क्या है? गुर्जर जाट मुस्लिम का जो गठबंधन है, इस बार वो गुल खिलाएगा और माने महबूब अली यहाँ से 50,000 वोटों। यहाँ जो जैसा मैंने बताया कि गुर्जर और जाट जो मतदाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिनकी संख्या खासी मानी जाती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमती है, और बहुत लंबे समय बाद ये ग्राउंड जीरो पे हमने समझा है कि जाट और गुर्जर की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है प्रीति। बिल्कुल, और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि आज कन्नौज के तिरवा में प्रधानमंत्री थे, वहां पर अपने संबोधन में उन्होंने कहीं ना कहीं इन्हीं दलों को निशाने पर रखा जो कि इस वक्त जनता के दिल पर छाए हुए हैं, और जो तमाम बातें यहाँ पर रखी उनकी तरफ से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने की कोशिश जो है वो की गई। प्रभात जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जनता की आप बात सुन रहे हैं, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री ने भी कहीं ना कहीं अपने संबोधन में इन तमाम चीज़ों को रखा कि सपा ने अम्बेडकर का अपमान किया, कहीं ना कहीं दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि प्रदेश के अंदर बीजेपी के किए काम कहीं ना कहीं कम पड़ गए हैं, इसलिए केंद्र के मुद्दों को भी ला रहे हैं। कह रहे हैं कि नया हिंदुस्तान आतंकवाद को उसके घर में घुसकर मारता है। जिस तरीके से पश्चिम का एक चुनाव पहले फेज का हुआ था और वहां पे किसान की नाराजगी और उसके बाद किसी भी राजनीतिक दल की कोई लहर वन साइडेड नहीं थी, क्लीन स्वीप किसी का नहीं हुआ। गठबंधन अखिलेश और आरएलडी का, सपा का और भाजपा में कड़ा मुकाबला हुआ और
और 60-40 का चुनाव मतलब परिणाम माना जा सकता है 10 मार्च। अब रुहेलखंड की मैं बात करता हूं, जहां पे संजीव कपासिया जी खड़े हुए हैं, अमरोहा में हैं, और उसके बाद उसके अलावा मुरादाबाद है, संभल है, सहारनपुर है, रामपुर है, बदायूं है, और सहारनपुर से शुरू होकर शाहजहांपुर तक ये पूरा जो 55 सीटों का जो एक चुनाव है, और वो चुनाव को मेरी दृष्टिकोण से यहाँ पे मुस्लिम बहुत सीटें हैं। जब 2017 में मोदी जैसे करिश्माई चेहरे में आंधी चली थी बीजेपी की, वहां पे उन्होंने 38 सीटें जीती थी और 12 समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो ऐसी स्थिति में मुरादाबाद जो मंडल है वहां पे समाजवादी पार्टी को अधिक सीट मिली थी, लेकिन अब परिदृश्य बदला हुआ है। इसी रुहेलखंड से एक समय मायावती को गुजर और जाट का वोट मिला करता था और दलित वोट यूनाइट हो जाता था और मुसलमान भी मिलता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। जैसे ही कर्नाटक में हिजाब का मामला आया, हिजाब वहां से बढ़ते बढ़ते इधर आ गया। और एक चीज और बताऊं, आप जिस इलाके में ये चुनाव परसों होना है, वहां पे एक देवबंद की जगह है जहां से मुस्लिम धर्मगुरु वहां फतवा जारी करते हैं। और आजम खां का जो पूरा प्रकरण था, आजम खां को जिस तरीके से आजम खां की सल्तनत चलती थी 2017 के पहले, 2012 से 17 के बीच में, और उनको बाद में योगी जी ने बकरी चोरी में और साइकिल चोरी में उनको जेल भेजा और उनकी यूनिवर्सिटी जो बनी थी उसको तहस नहस किया और उनको जिस तरीके से उत्पीड़न उनका किया। आपको याद होगा कल रामपुर में अखिलेश यादव थे, उन्होंने कहा कि ये दोस्ती चलती रहेगी और आपकी तकलीफ में हम खड़े हैं, आजम खां के बेटे को साथ में लेके, और भारी जन समुदाय उमड़ा था। तो ये जो स्थितियां जो बदली हुई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आज और कल कासगंज में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। प्रभात जी ठीक है प्रभात जी, उससे पहले हम दीपक सोनकर के पास जाएं। प्रीति इससे पहले हम दीपक सोनकर जी के पास जाएं, एक बार फिर जनता की राय जान लेते हैं कि जो जनता जनार्दन है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वो किसको उत्तर प्रदेश का सिंहासन सौंपने जा रही है। क्या नाम है आपका? जी गुलबहार, क्या लगता है आपको कि अमरोहा की ज्यादातर सीटों पर 4 विधानसभा सीटें हैं, कौन जीतेगा? महबूब जीतेगा। महबूब। क्या लगता है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आप लोगों के लिए योगी सरकार में मिला है? जी हाँ, बहुत मिला है। कानून व्यवस्था अच्छी है? सही है। आपको क्या लगता है कि योगी की कानून व्यवस्था अच्छी है? योगी की भी बढ़िया है। देखिए प्रीति, ये साफ तौर पर जो योगी की कानून व्यवस्था है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चोरी और लूट जैसी तमाम घटनाएं होती थी, उससे कहीं ना कहीं जनता खुश है। लेकिन अन्य मुद्दों की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल थोड़ी सी होती नजर आती है। दीपक सोनकर जी, पहला चरण हो गया है, परसों दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का परफॉर्मेंस करने जा रही है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 का भी परफॉर्मेंस अगर देखें हम लोग, 58 में से 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज करी। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात आती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को वहां पर किए गए घटनाओं को ध्यान में जरूर आता। वहां किए गए, वहां माने उस तरीके के गठबंधन के प्रत्याशी माने उम्मीदवारों की सूची पर भी ध्यान जाता है कि किस तरीके से वहां जेल में रहने वाले उम्मीदवार हैं या बेल पे रहने वाले उम्मीदवार हैं, और वही उम्मीदवार है जो कैराना जैसी घटना में शामिल होकर के उनके उस जो लोग पलायन कर गए थे, पलायन करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास जता करके लेकिन आपकी बार अरे मेरे मित्र प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के आप दिग्गज प्रवक्ता है, मैं जानता हूं दीपक सोनकर जी, मैं जानता हूं कि भाजपा के आप काबिल प्रवक्ता है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी, 13 महीने किसान बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने क्या देर कर दी कृषि बिल 2020 वापस करने में? क्या प्रधानमंत्री मोदी तक आवाज किसानों की देर तक पहुंची? क्योंकि ग्राउंड पर जो जाटों की नाराजगी है, गुर्जर समाज की नाराजगी है, वो असरदार हो सकती है अब की बार। दीपक जी देखिए संजीव जी, निश्चित रूप से चाहे वो 2014 की बात हो, चाहे वो 2017 की बात हो, चाहे वो 2019 की बात हो, लगातार किसान भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। इसी साथ के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अदम्य त्रिकोणीय सीरीज के साथ जीत बनाई है। और किसान भाइयों के लिए अगर किसान हित की बात अगर करते हैं, तो किसान हित की चिंता अगर किसी ने करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है, आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करी है।
किस तरीके से उन्होंने किसानों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो गन्ना किसान भुगतान की बात ले लीजिए, चाहे वो कन्या किसान निधि की बात ले लीजिए, चाहे वो औद्योगिक वैज्ञानिक खेती की बात ले लीजिए। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला है, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, आज उत्तर प्रदेश 5 वर्षों के अंदर उत्तम प्रदेश बनकर के आया है। आज उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनकर आया है। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं संजीव जी, तो निश्चित रूप से हमारे ध्यान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वे भी दिखाई देता है कि जिस तरीके से वहां पर किस तरीके से विकास की भूमिका बढ़ेगी, किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा। दीपक जी, किस तरीके से दीपक जी युवाओं आप को कह रहे हैं, रोजगार दीपक जी आप कह रहे हैं कि मिलेगा। आपकी वो सारी सरकार ने चीजें काम हमारे किया ध्यान में आती है। हैं। दीपक जी सवाल तो सुन लीजिए भाई। दीपक जी आप कह रहे हैं योगी सरकार ने काम किया है, मोदी सरकार में काम हुआ है, लेकिन जिस मुरादाबाद मंडल में मैं खड़ा हूं दोस्त, यहाँ 6 लोकसभा की सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में आप 6 की 6 हार गए थे। तो कारगर साबित हुआ गठबंधन सपा और बसपा का। अब रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। जयंत चौधरी पर जो कासगंज में लाठियां बरसाई गई थी, जो राकेश टिकैत 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, वो पूरी तरीके से ग्राउंड पर दिखाई देता है। मैं इसलिए कहता हूँ किसानों की नाराजगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर वोट क्या आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? क्या आपको लगता है कि दूसरे चरण में जितनी सीटें आपने जीती थी, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, अमरोहा की बात करूं जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूं, 67% मुस्लिम मतदाता है, 33% हिंदू मतदाता है। तो इससे कैसे पार पाएगी भारतीय जनता पार्टी? दीपक जी देखिए संजीव जी, अगर हम दूसरे चरण की बात करते हैं तो दूसरे चरण में हमारा जो रोलखंड क्षेत्र है, जिसमें बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं जैसे क्षेत्र आते हैं, तो वहां की भी हमको गणना करना बहुत आवश्यक है। किस तरीके से हमने जो रोलखंड के 4-5 जिलों हमारे कासगंज भी आता है, उसको भी गणना करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से हम लोगों ने 17 सीट में हमारे 25 सीट के अंदर 23 सीटों पर जीत दर्ज करी थी और लगातार, ये आज का विषय नहीं है, हमने 2014 में भी यहाँ जीत दर्ज करी थी, 2017 में भी जीत दर्ज करी थी, 2019 में भी जीत दर्ज करी थी। तो जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उमड़ रहा है, जिस तरीके से आज जनता जो है ना, जनता जो है संजीव जी विकास की योजना के साथ है। जनता ने तय किया कि हम पिछली योजना के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर नेतृत्व देने वाले हैं। जिसने हमको दिया है, जिसने हमारे लिए किया है, उसके आधार पर करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वही किया है। लेकिन दीपक जी एक सवाल यहाँ पर मैं भी आपसे लेना चाहूंगी कि विकास कार्यों को लेकर आप कह रहे हैं कि जनता फैसला अपना करेगी, लेकिन हम चुनाव प्रचार में जिस तरीके के बातें सुन रहे हैं दिग्गजों के मुंह से, और जिस तरीके से बार बार कहीं ना कहीं 80 बनाम ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, तो वो कोशिश क्यों की जा रही है? क्या बीजेपी के पास यहाँ पर बताने के लिए काम नहीं है? क्यों केंद्र के मुद्दे यहाँ पर लेकर आए जा रहे हैं, जबकि विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है? देखिए प्रीति जी, ये ध्रुवीकरण और जाति की बात कौन कर रहा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की जगह जिन्ना की तस्वीर कौन लगाना चाह रहा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान को दुश्मन कौन नहीं माने दोस्त कौन बता रहा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। माने किस तरीके से जनता के बीच में जाति की और धर्म की बात करके जनता को बरगलाने का काम करते हैं। और हमारे ध्यान में अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात संजीव जी कर रहे थे, तो मैं बताऊं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से लोगों ने वीडियो बना करके जनता को धमकाने और भड़काने का काम किया है। ये भी उत्तर प्रदेश की जनता और पश्चिम क्षेत्र की जनता जान रही है कि किस तरीके से कहा जाता है कि आप आने दीजिए सरकार हमारी, तो देख लेंगे यहाँ से सबको भगा देंगे। किस तरीके से कहा जाता है कि थानों में माने गुंडागर्दी है, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति। लेकिन दीपक जी जब आपके एमएलए दीपक जी आवाज देने का काम अगर किसी ने किया है, दीपक जी सुनिए, एक बार सवाल सुनिए। दीपक जी जब संगीत सोम एक पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारते हैं, तब आपकी पार्टी क्या कार्रवाई करती है? आप जब पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं, अपनी पार्टी में अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, तो फिर क्यों आपका विधायक पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मारता है? क्यों उमेश मलिक बूथ पर जाकर एक लड़के की पिटाई करते हैं? इस तरीके की वीडियोज भारतीय जनता पार्टी को विचलित नहीं करती क्या? देखिए संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन और सुशासन के नाम से ही जानी जाती है।
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन और अनुशासन में काम करती है, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कार्यकर्ता अगर किसी तरह की अभद्रता या अगर इसे कुछ जनता के साथ करता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी तो क्या संगीत सोम को बुलाया गया? क्या संगीत सोम को बुलाया गया? क्या तलब किया गया आपके नेताओं ने? क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष ने तलब किया? मुख्यमंत्री ने तलब किया? हम लोगों के सामने दिखने को मिल रही है। दीपक जी, बातें करना अलग बात है, कार्रवाई करना अलग। क्या आपने संगीत सोम, उमेश मलिक को आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके मुख्यमंत्री ने लखनऊ बुलाया कि आइए जवाब दीजिए? देखिए, निश्चित रूप से अगर इसमें कुछ ऐसा पाया हुआ हो तो निश्चित रूप से उस चीज की चर्चा हुई होगी और जो भी उसमें निष्पक्ष लेकर करके आया होगा उस पर जानकारी हुई होगी। वो पार्टी के बड़े लोगों का, शीर्ष लोगों ने नेतृत्व है, उन्होंने डिसीजन लेकर के उसका परिणाम देकर के घोषित किया होगा। ठीक है, हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, आप उत्तर प्रदेश की सियासत को बखूबी समझते हैं। आपके पास आए, एक बार फिर पब्लिक का व्यू ले लें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से अमरोहा में कौन जीतेगा? कौन सी पार्टी? बीजेपी जीतेगी। आपको क्या लगता है? आपका क्या नाम है? राहुल प्रधान जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यहाँ से जो हवाएं चलती हैं पूर्वांचल तक जाती हैं, क्या हवा है आपकी बार पश्चिम में? आपका तो साहब गठबंधन की हवा है पश्चिम उत्तर प्रदेश। आपको क्या लगता है किसकी हवा है? साइकिल की महबूब में। देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग मेरे पास खड़े हैं ये छात्र हैं और जाट और गुर्जर समुदाय के लोग हैं। ये जो नाराजगी है, ये जो ये तो बता रहे हैं कि किसके पक्ष में हवा चल रही है, लेकिन क्या कुछ मुद्दे यहाँ के लोगों के बीच में इस बार रहने वाले हैं? किन मुद्दों को जहन में रख इस बार वोट करने वाले हैं, वो भी जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे आपकी बार? ये विकास करा अखिलेश यादव ने जो 2012 से 17 समाजवादी सरकार रही है, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत विकास करे हैं। उन विकासों को जनता आज याद कर रही है। इन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को ने 3 विधायकों ने इतना विकास नहीं किया जो माननीय महबूब अली साहब ने अमरोहा में अकेले ने विकास किया। क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट पड़ने चाहिए, किस पर डालेगी जनता वोट? पुराने अखिलेश जी के टाइम में जो विकास हुआ है उन मुद्दों को आज भी जनता याद कर रही है। एक और नया मुद्दा है पेंशन का, पुरानी पेंशन जो दिखाई पड़ रहा है। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है प्रीति, ये भी अंडर करंट है। तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी पोलिंग पार्टियों में ड्यूटी लगी है और अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाकर उसको अपने संकल्प पत्र में शामिल करके एक बड़ा संजीव जी, ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी ने जनता की नब्ज को टटोल लिया है, उन मुद्दों को भांप लिया है, इसलिए उन मुद्दों की याद दिलाई जा रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को उठा रही है। प्रभात जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, देखिए प्रीति जी, मेरी राय बिल्कुल इससे अलग है। ये चुनाव जो कह रहे हैं मतदाता के मुद्दों के आधार पर लड़ा जा रहा है, मुझे नहीं लगता। ये चुनाव होगा सीधे सीधे हिंदू बनाम मुसलमान इस देश में दूसरे चरण में, और मुस्लिम संख्या वहां की बहुत काफी है। ऐसी स्थिति में जो ओवैसी आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, ओवैसी का जो पूरा मामला था, जो हमला हुआ और ओवैसी ने भी कई लोगों को खड़ा किया। देखिए, यहाँ ये गणित फिट की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि जो हमसे जाट और गुर्जर नाराज है, वो नाराजगी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद और कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठा रहे हैं और बता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस में कहा योगी जी से, भाई योगी जी आपने ये क्या कर दिया, आपने तो इनको ठीक कर दिया, इनकी बोलती बंद हो गई। तो लेकिन जो पहले चरण में है कोई लहर मुझे नहीं दिखाई दी। गठबंधन बहुत अच्छा चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां बहुत कम हो रही हैं। कल का जो परसों का जो चुनाव होगा वो निश्चित तौर पे एक ध्रुवीकरण के आधार पे, जो हिजाब का मामला था, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उसका धामी, क्योंकि बहुत सी सीटें उत्तराखंड से लगी हुई है, वहां भी आज प्रचार खत्म हो जाएगा। परसों चुनाव है। उन्होंने कॉमन सिविल कोड की बात लाने की बात की कि मैं इसका ड्राफ्ट तैयार करूंगा। और महिलाओं में जिस तरीके से एक 3 तलाक को लेके एक उत्साह है महिलाओं में, तो अगर मुसलमान वोट कट गया ऐसी, हेलो जी बोलिए, सुना, आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ, मुसलमान वोट को काटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। गुर्जर और जाट और दलित, मुझे ऐसा लगता है कि गुर्जर, जाट और दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन इस दूसरे चरण में नहीं बनेगा, और जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो सीटें निकलती हुई नहीं दिखाई देंगी। ठीक है प्रभात जी, ग्राउंड पर भी जान लेते हैं। संजीव जी, प्रभात जी जिस तरीके से कह रही कि ध्रुवीकरण पर ये चुनाव होगा, क्या ग्राउंड पर भी इसका असर आप देख रहे हैं? इसके बारे में भी लोगों से बात करिए कि क्या मैं इनसे बात करूंगा। मेरे बराबर में ये दुकान है। भाई साहब, हेलो, क्या लगता है आपको? जरा इधर आइए।
देखिए ये अपने काम में व्यस्त हैं, फिर जनता जानते हैं। क्या लगता है कि किन मुद्दों पर वोट देंगे? आप क्या करते हैं आप? पढ़ता तो नहीं है। हाँ, तो किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था? बीजेपी को ही। बीजेपी। ये देखिए कहीं कहीं मुद्दों की बात नहीं है, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर है। प्रीति, मैं एक बात फिर साफ कर दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अब की बार दो तरीके का मतदाता है। एक भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है, बहुत मजबूत है। एक भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, वो भी बहुत मजबूत है। अब की बार का चुनाव हर चुनाव से अलग है। और ये जो मुस्लिम मतदाता साइलेंट है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो HM करने की कोशिश की गई, वो परवान नहीं चढ़ी। उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है ग्राउंड जीरो से। बिल्कुल। सोनकर जी, आपका रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोशिश की गई लेकिन परवान नहीं चढ़ी, और आपने प्रभात जी को भी सुना जिस तरीके से के समीकरण उन्होंने बताए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? दीपक जी। देखिए प्रीति जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए, सुन रहे हैं। प्रीति जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आप में जनता के चुनाव की बात करते हैं या जाति समीकरण की बात करते हैं, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता है वो विकास के मुद्दे के साथ, जिस तरीके से वो पीछे का रिकॉर्ड अगर देखने की बात करते हैं तो किसने क्या किया उसके आधार पर जनता उत्तर प्रदेश की जाने वाली है। अगर किसी गरीब जनता को आवाज देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसी को अच्छी बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसी ने अच्छी सड़क व्यवस्था देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो जिस तरीके से आज सड़क की व्यवस्था की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, तो हर एक क्षेत्र में अगर बदलाव करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम अपने काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पर है। और जनता जनार्दन ये जान रही है कि जिस तरीके से हमको योजनाओं का लाभ मिला है, जिस तरीके से हम लोगों ने योजनाओं से जोड़ा है। मैं आपको एक बात और बता दूं प्रीति जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता है। 24 करोड़ की जनता के साथ साथ हम लोगों ने 10.5 करोड़ लोगों को योजना के साथ जोड़ने का काम किया है। तो जिस तरीके से आज गरीब खुशहाल है, जिस तरीके से किसान खुशहाल है, आज मैं एक बात बताऊं आपको कि जिस तरीके से हमने पूरे 2017 से पहले देखते थे कि कानून व्यवस्था के नाम पर मजाक बनाया जाता था, किस तरीके से लोगों की जमीनों का हत्या लिया जाता था, किस तरीके से राहगीर चलते लोगों को लूट लिया जाता था। ठीक है दीपक जी, अब जनता आपके विकास कार्यों पर कितनी मोहर लगाएगी ये 10 मार्च को पता चलेगा। 10 मार्च को भी हम इसी पर, इन मुद्दों पर ही बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि किए गए विकास कार्यों को लेकर इस बार जो है यूपी की जनता उन्हें एक बार फिर से सत्ता पर काबिज करेगी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार के चुनाव की तुलना करें तो इस बार माहौल काफी बदला हुआ दिख रहा है। पिछले चुनाव में जहां बीजेपी को मोदी लहर का फायदा मिला था, तो वहीं इस बार योगी आदित्यनाथ सरकार के कामों का मूल्यांकन होगा। और इसके अलावा पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का भी असर देखा जा सकता है। और इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकती है। हालांकि इन सब के बीच सभी दल फिर भी पूरी ताकत के साथ दमखम दिखा रहे हैं और जमकर प्रचार करते हुए अपनी अपनी नीतियों का बखान कर रहे हैं। अब जनता किसकी नीति पर मोहर लगाएगी ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।